हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सभी खुशमिजाज होंगे। तो दोस्तों, हमने बात कर ली थी टेस्ट सीरीज फर्स्ट के बारे में, और फर्स्ट टेस्ट सीरीज हमने कर ली थी। आज करने वाले हम सेकंड नंबर की टेस्ट सीरीज है, वो स्टार्ट करेंगे अभी। तो एक बार चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और सभी के लिए एक सूचना है कि आज से सुबह 12 बजे एग्रीकल्चर का लेक्चर लाइव प्रीमियर था, और 5 बजे था जो केमिस्ट्री का था, और 9 बजे अब ये चलेगा। तो दोस्तों, जिसने भी वो 12 बजे और 5 बजे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो एक बार जाकर ज़रूर पढ़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ से सीधे वहाँ तक पहुँच सकते हो। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसका भी लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज टेस्ट सीरीज 2 की। तो हम 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जितने भी आ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और दोस्तों, एक बार और चैनल को शेयर कर दें ताकि और ज़्यादा हमारे साथ आकर जुड़ें और इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। तो जल्दी करें दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज़ 2 नंबर की। तो हमारा जब हम फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ की थी तो उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया था। तो पहले तो वो क्वेश्चन करेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, बी न्यूक्लियोसोम, सी गोल्जी बॉडी, और डी है जो लाइसोसोम। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लाइसोसोम टाइपिंग नहीं हुआ था, इसके कारण उसका आंसर उस वीडियो में पहले टेस्ट सीरीज वाले में गोल्जी काय बताया गया, हालांकि ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा, लाइसोसोम। तो दोस्तों, ये याद कर लेना आत्मघाती थैली का। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उस वीडियो में बता दी गई, परंतु ये जो इसका सही नाम था वो नहीं आ पाया वहाँ पर टाइपिंग के कारण। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज की टेस्ट सीरीज पर। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोल्जी काय का कार्य है। गोल्जी काय का कार्य है उत्सर्जन करना, शोषण करना, श्रावण करना या फिर निर्जलीकरण करना। हमें गोल्जी काय का कार्य बताना है। गोल्जी काय का क्या कार्य है? दोस्तों, जल्दी से गोल्जी काय का कार्य बताइए। गोल्जी काय का कार्य है उत्सर्जन, शोषण, श्रावण या फिर निर्जलीकरण। तो दोस्तों, जिसने भी जवाब दिया सी ऑप्शन श्रावण, जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया है उसका सही है। जो गोल्जी काय होता है उसका कार्य क्या होता है? गोल्जी काय होता है जो श्रावण करने का कार्य करता है, एंजाइम स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम बने होते हैं वसा व प्रोटीन के, प्रोटीन व आरएनए के, प्रोटीन व डीएनए के या फिर लिपोप्रोटीन के। तो जो राइबोसोम होते हैं वो किन के बने होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। राइबोसोम किसके बने होते हैं? दोस्तों, जिन्होंने आंसर दिया है बी, जिन्होंने आंसर दिया है बी, प्रोटीन एवं आरएनए, प्रोटीन व आरएनए, तो उनका सही है। जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रोटीन व आरएनए। जो राइबोसोम बने होते हैं वो किन से बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, ना कि प्रोटीन व डीएनए से। तो इनसे नहीं बने होते हैं, प्रोटीन व आरएनए से बने होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटी कोशिका निम्न में से पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका निम्न में से पाई जाती है? वायरस में, माइकोप्लाज्मा में, कवक में या फिर जीवाणु में। किस में है जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है? वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक या फिर जीवाणु। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। यदि कोई नया आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और
चैनल पर भी नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है जो पाई जाती है हमारे माइकोप्लाज्मा में। किस में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सबसे छोटी से छोटी कोशिका पाई जाती है। और वायरस इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका पाई नहीं जाती है क्योंकि ये खुद जैसे किसी जंतु कोशिका के संपर्क में आता है, यहाँ पर कोई कोशिका है इसके संपर्क में आएगा वायरस तो फिर ये आगे अपना संक्रमण दिखाएगा। ओके, समझ गए? तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किस में पाई जाती है? हमारे माइकोप्लाज्मा में। और वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है। ये तो निर्जीव और सजीव दोनों का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? सेंट्रियोल, वोक्यूल, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में ऐसा कौन सा भाग है जो निर्जीव होता है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। और जिसने ऑप्शन दिया है वोक्यूल, बी ऑप्शन, जिसने ऑप्शन दिया है बी उसका राइट है क्योंकि वोक्यूल क्या होती है? रिक्तिका। यहाँ से सही लिख तो नहीं पाऊंगा पर जितना हो सकता है उतना कर दूं। रिक्तिका, क्या? रिक्तिका। वैक्यूल को क्या कहते हैं? रिक्तिका। तो जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है? निर्जीव भाग होता है। और सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। और राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तो अब कोस बात है कि ये जीवित भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपर्दवी जालिका। किस में है जो सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर करें दोस्तों। जिसने भी आंसर दिया है बी ऑप्शन, जिसने भी आंसर दिया है बी ऑप्शन उसका सही है। और जिसने भी दिया है ए दिया है उनका गलत है एक बार, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो काफी रिएक्शन करता है, उसमें शोषण होता है, फास्फोरिलीकरण होता है, कई प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो जल अपघटन करते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। तो एटीपी सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी कारण है जो सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगत में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, जगत में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मुर्गी का अंडा, मानव का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा या फिर साइकस का अंडा। तो कौन सा अंडा या कौन सी कोशिका है जो जगत में सबसे बड़ी पाई जाती है? जल्दी से आंसर करें। और जो नए आए एक बार चैनल को लाइक कर दें और चैनल पर नए है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जगत में जो बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका वो मानी जाती है हमारे शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा है उसको सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अब मुर्गी का अंडा को नहीं मानी जाती है। और यहाँ पर काफी बोलेंगे कि ये मानव का अंडा क्या होता है। मानव का अंडे से मतलब क्या है? जो फीमेल में अंडाणु होता है, जो फीमेल में अंडाणु होता है उससे मतलब है, ना कि एक पक्षी की तरह जो शतुरमुर्ग होता है, मुर्गी होती है उसकी तरह मानो कोई अंडा नहीं देता है, वो अंडजरायु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? शतुरमुर्ग का अंडा होगा जो हमारा बड़ी कोशिका होगी। सबसे जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो शतुरमुर्ग का अंडा होगी। नेक्स्ट है, ऑक्सीसोम किससे बने होते हैं? ऑक्सीसोम किससे बने होते हैं? फास्फोप्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के, लिपोप्रोटीन यानी फास्फोलिपिड प्रोटीन के और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑक्सीसोम किससे बने होते हैं? जल्दी से आंसर करें, ऑक्सीसोम किससे बने होते हैं?
दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन, जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन, लिपोप्रोटीन व फास्फोलिपिड व प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? फास्फोलिपिड व प्रोटीन। तो जो हमारा ऑक्सीसोम होता है वो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, ना कि ग्लाइकोप्रोटीन के। याद रखना ये कि किससे बने होते हैं? ऑक्सीसोम होते हैं जो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपकोशिकीय कोशिकांग हैं। उपकोशिकीय कोशिकांग कौन से हैं? पेरोक्सिसोम है, राइबोसोम, प्लास्टिड, यहाँ पर प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड है, यहाँ पर प्लास्टिड है, प्लास्टिड या फिर लाइसोसोम, प्लास्टिड या लाइसोसोम। उपकोशिकीय कोशिकांग कौन से होंगे? जल्दी से आंसर करें। जिसने भी आंसर दिया है बी, जिसने भी आंसर दिया हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन उनका राइट है, उनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उपकोशिकीय का मतलब है कि राइबोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे एक हो गया उसका सितरेस प्रकार और एक हो गया उसका एटीएस प्रकार। ये दो टाइप के इसके टाइप होते हैं राइबोसोम के, और इनमें भी आगे ये बंटा होता है। तो ये हो गया हमारा उपकोशिकीय कोशिकांग, क्या हो गया? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्कुतंतु। तर्कुतंतु स्पाइंडल फाइबर किससे बने होते हैं? तर्कुतंतु बने होते हैं जो किससे बने होते हैं? तर्कुतंतु कब बनते हैं? यह बनते हैं हमारे जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन की टेस्ट सीरीज आएगी उसमें पढ़ेंगे, पर बनते हैं ये कब? कोशिका विभाजन के टाइम। तो तर्कुतंतु किससे बने होते हैं? अंतःपर्दीय जालिका से, सूक्ष्म नलिका से, गोल्जी काय से या फिर पेरोक्सिसोम से? जल्दी से आंसर करो दोस्तों, जल्दी से आंसर करो, चैट बॉक्स में आंसर करो क्या राइट आंसर होगा। तर्कुतंतु किससे बने होते हैं? दोस्तों जिसने भी आंसर दिया हमारा बी ऑप्शन, जिसने भी ऑप्शन दिया हमारा बी, क्या दिया? बी, उनका राइट है। जो हमारे तर्कुतंतु होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है तो इनमें तारक केंद्रों से तर्कुतंतु बनते हैं। ऐसे क्या बनते हैं? तर्कुतंतु। और इधर मध्यपट होता है और इधर भी इसी टाइप तर्कुतंतु बनते हैं, और इसी टाइप कोशिका विभाजन होता है जब गुणसूत्र के जोड़ों यहाँ से इन तर्कुतंतुओं से बंधे होते हैं। तो ये जो तर्कुतंतु होते हैं वो बने होते हैं सूक्ष्म नलिका से। किन से बने होते हैं? सूक्ष्म नलिका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजीवित कोशिका संरचना है। अजीवित कोशिका संरचना है। अजीवित कोशिका संरचना राइबोसोम, तारक केंद्र, डिक्टियोसोम या फिर रिक्तिका? ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर करें। अजीवित कोशिका संरचना है, राइबोसोम है, तारक केंद्र है, डिक्टियोसोम है या फिर रिक्तिका है? जल्दी से आंसर करें। तो जिसने भी आंसर दिया हमारा अजीवित कोशिका के लिए डी ऑप्शन, कौन सा? डी ऑप्शन उनका सही है। जो हमारे अजीवित कोशिका होगी कौन सी होगी? जो एक्स्ट्रा होगी वो होगी रिक्तिका होगी, जो मृत होती है। बाकी राइबोसोम, तारक केंद्र, डिक्टियोसोम ये पाए जाते हैं हमारे पादपों में। कहाँ पाए जाते हैं? पादपों में। और रिक्तिका होती है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है? निर्जीव होती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन पर आ रहे थे। तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम कहाँ बनते हैं? सॉरी, पाए नहीं जाते। तो राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, सूत्रकणिका में या फिर गोल्जी काय में? किस में है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम बनते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं। तो जो हमारे राइबोसोम होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं हमारे केंद्रिका में।
जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। जिसने भी ए ऑप्शन केंद्रिका जवाब दिया उनका सही है। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रिका में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादपों में लिपोसोम लिपोसोम एक ही बात है को कहते हैं। पादपों में लिपोसोम को कहते हैं। पादपों में लिपोसोम को क्या कहेंगे? स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम। पादपों में लिपोसोम को क्या कहते हैं? स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। जल्दी से आंसर करें। पादपों में लिपोसोम को क्या कहेंगे? दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है डी ऑप्शन पेरोक्सिसोम। क्या? पेरोक्सिसोम। जो पादपों में लिपोसोम होते हैं उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को पादपों के अंदर लिपोसोम कहते हैं और जंतु कोशिका में कहते हैं पेरोक्सिसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका का प्लाज्मोडेस्माटा से संबंध कौन सा तंत्र कहलाता है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, क्रॉस तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिका का प्लाज्मोडेस्माटा से संबंध कौन सा तंत्र कहलाएगा? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, क्रॉस तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार क्लास देखते देखते ही लाइक कर दीजिए और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आए जो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोशिका का प्लाज्मोडेस्माटा से संबंध क्या कहलाएगा? जिसने भी ऑप्शन दिया हमारा बी ऑप्शन, जिसने भी बी ऑप्शन दिया उसका सही ऑप्शन है, उनका आंसर राइट है। जिनको हम कोशिका का प्लाज्मोडेस्माटा से संबंध होता है उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे सिम्प्लास्ट। क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट, न कि एपोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से, राइबोसोम से, लाइसोसोम से या फिर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवीय जालिका से। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। किससे होता है एक्रोसोम का निर्माण? एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर ईआर। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम जो शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु, अभी देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यदि सही बनेगा तो अच्छी बात है, वरना जैसा भी बन रहा है ऐसा। ये भी बनने को मना कर रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप आंसर देते जाइए तब तक। नहीं बन रहा है तो जो शुक्राणु होता है उसका सिर भाग होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के सिर भाग को क्या कहेंगे? एक्रोसोम। और वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं गोल्जी काय से। किससे? गोल्जी काय से। तो एक्रोसोम का निर्माण किससे होगा? तो गोल्जी काय से होगा। ऐसे नहीं कि राइबोसोम और लाइसोसोम में होगा। किससे होगा? ए ऑप्शन जिसने भी दिया है उनका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये आगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के मॉडल, जो कितने मॉडल थे? 3 मॉडल थे और तीनों यहाँ पर आ गए। तो जो सिंगर व निकोलसन ने दिया था, कौन सा दिया था? तरल मोज़ेक दिया। उनके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती हैं सेलुलोज व हेमिसेलुलोज की, फास्फोलिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन की। फास्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन व आंतरिक प्रोटीन, इन तीनों से, या फिर फास्फोलिपिड तथा हेमिसेलुलोज। तो किससे बनी होगी? जो प्लाज्मा झिल्ली होगी वो किससे बनी होगी? जल्दी से आंसर करें। जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन, फास्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन व आंतरिक प्रोटीन, उनका सही है। जिसने सी ऑप्शन दिया उनका आंसर सही है। जो सिंगर व निकोलसन द्वारा तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था उनके अंदर फास्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक तीनों तरह की प्रोटीन पाई जाती है।
और एक लिपिड की परत होती है, उस पर बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन पाई जाती है। समझ गए। और सिंगर व निकोलसन ने मॉडल कौन सा दिया, तो तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। और तरल मोज़ेक को क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड मॉडल। तो फ्लूइड मॉडल किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी डीएनए का व्यास होता है, बी डीएनए का व्यास होता है 23 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 18.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 28 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए होता है, उनका व्यास कितना होता है यह बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में, क्या आंसर होगा। 23 डिग्री होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा, 18.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 28 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है बी ऑप्शन, जिसने भी ऑप्शन दिया है बी आंसर दिया है, उनका राइट ऑप्शन है, उनका आंसर है जो एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो बी डीएनए होता है उनका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार डीएनए होता है, इस प्रकार इसका जो इस 3 डैश से लेकर 5 डैश इधर का सिरा, इनके बीच का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम या फिर 200 एंगस्ट्रॉम। तो प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी होती है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। कितनी होगी प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई, 75 एंगस्ट्रॉम, 75 से 100 या 100 से 150 या फिर 200 एंगस्ट्रॉम। आपको कुछ नहीं बताना है, ए, बी, सी या डी ऑप्शन, वो तो देने हैं चैट बॉक्स में। और याद रखना है यहाँ, जैसे यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ क्या है और ऊपर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, यह चीज़ आपको याद करने की है। और यहाँ पर अभी देने के लिए ए, बी, सी या डी आंसर दे सकते हैं। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उनकी मोटाई कितनी होगी, औसतन मोटाई होगी जो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होगी। औसतन मोटाई कितनी होगी, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रतिपादन किया था। अब वो तो था सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक या फिर तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। अब यह प्लाज्मा झिल्ली का कौन सा आया, इकाई झिल्ली मॉडल, एक कल्ला झिल्ली मॉडल, मतलब यूनिट वाला। इसमें क्या है, एक ही झिल्ली है। तो ये मॉडल किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्टसन ने, सिंगर ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर सभी ने। प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्टसन, सिंगर, रॉबर्ट हुक या फिर ऑल। तो जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली इकाई झिल्ली मॉडल है यह प्रतिपादित किया था रॉबर्टसन ने। किसने किया, रॉबर्टसन ने किया था। और फ्लूइड मोज़ेक किसने किया, फ्लूइड मोज़ेक किया हमारे सिंगर व निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली का बटर सैंडविच मॉडल, बटर सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया था। ये थे तीनों मॉडल किससे, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित थे तीनों मॉडल। और तीनों मॉडल यहाँ पर आ गए। एक तो था इकाई झिल्ली मॉडल, एक है बटर सैंडविच मॉडल और एक था फ्लूइड मोज़ेक या तरल मोज़ेक मॉडल। ये 3 मॉडल थे और ये तीनों मॉडल आ गए। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का बटर सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेविडसन और डैनियल ने, रॉबर्टसन ने, सिंगर व निकोलसन ने या फिर बेंसन ने। ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी कौन सा राइट ऑप्शन है, जल्दी से आंसर लिखें। दोस्तों इसमें क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली बटर सैंडविच मॉडल काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि बटर सैंडविच, जो भी सैंडविच लाइक करता है उसके लिए तो याद होना ही चाहिए। तो जो
बटर सैंडविच मॉडल है वो किसने दिया? जिसने ऑप्शन दिया ए ऑप्शन, जिसने ए ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट है डेविडसन और डेनियल। डेविडसन और डेनियल बटर सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेविडसन और डेनियल ने। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना कि दो क्या थी, दो लड़कियां थी जो अपने डैडी से बोलती हैं कि सैंडविच खाने चलो। डैडी से बोलती है सैंडविच खाने चलो, तो क्या हो गया? डैडी से डेविड और डेनियल हो गया डैडी से, और बटर सैंडविच खाने चलो मतलब बटर सैंडविच मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली का बटर सैंडविच मॉडल। ठीक है, इस टाइप याद कर लेना। और इसके अलावा अपने खुद के हिसाब से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है। प्लाज्मा कला, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे जो ठोस भोजन का अंतःग्रहण होता है वो क्या कहलाता है? एंडोऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस या फिर फेगोसाइटोसिस। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर करें, राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी। जिसने भी आंसर दिया है डी ऑप्शन उसका सही है, और जिन्होंने भी डी के अलावा आंसर दिया है वो ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें क्या होगा उनका आंसर। जब झिल्ली होती है हमारी प्लाज्मा कला, उनसे क्या भोजन का जो ठोस भोजन होता है या ठोस पदार्थ होता है उसका ग्रहण कर लेता है, प्लाज्मा झिल्ली से ग्रहण होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। और इसी के साथ यदि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल भोजन का अंतःग्रहण कहलाता, क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। ये तो सीधा याद रह जाएगा, तरल होता है उसको पी सकते हैं, तो पी से पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस ये क्रिया होती है, साइटोसिस ये क्रिया होती है अंतःग्रहण करने की। तो तरल से तो क्या हो गया? पिनोसाइटोसिस, और ठोस से हो गया फेगोसाइटोसिस। क्या हो गया? फेगोसाइटोसिस। और ये एंडोऑस्मोसिस ये होता है अंतःशोषण, अंतःचूषण, जो दाब लगता है परासरण दाब, अंतःपरासरण होता है एंडोऑस्मोसिस। और साइटोकाइनेसिस, जैसे साइटोकाइनेसिस मतलब हो गया कोशिका विभाजन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा शब्द सर्वप्रथम उपयोग किया जाता था। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया था? प्लाज्मोडेस्माटा शब्द वॉन लीवेनहोक ने, डी डुवेने, स्टार्सबर्गर या फिर पोर्टर। किसने है जो प्लाज्मोडेस्माटा शब्द उपयोग किया था? तो किसने किया था? जिसने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है, जिसने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है उसका सही है। जो प्लाज्मोडेस्माटा शब्द है उसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने। किसने किया? स्टार्सबर्गर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज की, ग्लूकोज व एमीन की, अमीन नहीं एमीन है, और या म्यूकोपेप्टाइड की। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हम कौन से हैं? जंतु। हम जंतु हैं जो यूकैरियोट्स है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं आदिम प्रकार के, जिनमें पूर्णतः कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो क्या है? सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी होगी? म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी होगी? म्यूकोपेप्टाइड की। जिसने भी आंसर डी ऑप्शन दिया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसको माना जाता है?
सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसको माना जाता है? माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ को, वायरस को या फिर कवक को? किसको है जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। और दोस्तों जो भी नया है एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होगी क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, वायरस या कवक? तो जिसने भी आंसर सी ऑप्शन दिया है वायरस, तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होगी? होगी हमारी वायरस। वायरस होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। वायरस खुद क्या होता है? एक निर्जीव अवस्था में होता है, और जब भी ये जंतु कोशिका या सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो ये अपना क्या करता है? आगे से आगे ये अपना बढ़ावा करता है, बढ़ता रहता है, और ये अपना सजीव की कोशिका के अंदर ही अपना कोशिका विभाजन स्टार्ट करता है। इसके खुद के पास क्षमता नहीं होती है कि कोशिका विभाजन करे और अपने जैसा नया वायरस पैदा करे। तो वायरस क्या होता है? सजीव कोशिका के जब भी संपर्क में आएगा तो वो अपना डीएनए सजीव कोशिका में डालेगा, और फिर डीएनए से वो डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, और इससे वायरस संक्रमित रोग होते हैं। जिस टाइप अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है? फिलहाल चल रहा है हमारा कोरोना। तो कोरोना वायरस से रोग ही है, वायरस युक्त बीमारी है, तो ये भी इसी टाइप होती है। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए क्लास टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इतने ही। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके बताना, और जितने भी अपने यार दोस्त हैं उनके पास एक बार शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू।